हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो दृष्टि आईएएस की जो मैगजीन मंथली प्रकाशित होती है, उसमें जो यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए थे उसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे। आज से हम लोग DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके लाइक से हमें जो है एक मोटिवेशन मिलता है कि हम जो है आप लोगों के लिए और अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो जो है प्रोवाइड करें। तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो उसे देख सकते हैं। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसमें आपको 12 से 15 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको प्रोवाइड कराया गया है, उसे भी आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लिया करें, एक बार ज़रूर देख लें। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो वेटेज है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सीधे सीधे 25 से 30-35 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो है आप लोगों के लिए एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिससे कि आप लोगों को किसी भी कंटेंट के लिए ज़्यादा भटकना ना पड़े। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी जरूर लगाया करें। बाकी ये जो प्रैक्टिस सेट्स है आपका एग्जाम तक चलता रहेगा। जैसे अभी DIS का प्रैक्टिस सेट्स आ चुका है, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और जो आपका दृष्टि IAS है, इनके प्रैक्टिस सेट्स भी नए वाले आ जाएँ, तो उन्हें भी प्रॉपर कराया जाएगा। बाकी आपके यूपी PCS और RO ARO के लिए जो भी अच्छे कंटेंट है, मटेरियल है, वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप बस जो है अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, मेरे साथ बने रहें, जिससे कि जो भी नए अपडेट हैं, जो भी नए वीडियो जा रहे हैं वो आपको मिलते रहें। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हो नए वीडियो से रिलेटेड या फिर और जो भी मटेरियल हो वो आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस प्रैक्टिस सेट्स को आप लोग सॉल्व करिए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं, कौन सा सेक्शन है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग तैयारी करिए। और यह भी याद रखिएगा कि पढ़ना जो है, क्या पढ़ना है, पढ़ने के लिए मटेरियल बहुत कुछ है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि हमें क्या पढ़ना है। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करेंगे तभी जो है कुछ हो सकता है। ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिए। बाकी जो है आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा और हो सकता है कि 2025 जो है आप लोगों के लिए सुखद हो। ठीक है, महादेव आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आप लोग बस अपना जो है 100% दीजिए, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। पुर्तगालियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अल्फांसो टी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। फ्रांसिस्को टी अल्मीडा ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत हैं। क्यों? क्योंकि अल्फांसो टी अल्बुकर्क जो है, इसके द्वारा 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता गया था। और जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की हम बात करें तो यह जो है 1509 से लेकर के 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है यह 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में पुर्तगाली का दूसरा गवर्नर बन करके भारत में आया था और इसके द्वारा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, तो दोनों विकल्प क्या हो जाएंगे? दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जाट विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मुगलों के विरुद्ध जाट विद्रोह की शुरुआत तिलुपत के जमींदार गोकुल ने 1669 ईस्वी में की थी। बदन सिंह ने 1700 ईस्वी में जाटों के स्वतंत्र राज्य भरतपुर की नींव रखी थी। जाट राजा बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी थी। जाटों के शासक सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा गलत है। 1700 ईस्वी में जो जाटों के स्वतंत्र राज्य भरतपुर की नींव रखी गई थी वह बदन सिंह ने नहीं बल्कि चूड़ामन ने रखी थी। किसने रखी थी? चूड़ामन ने। ठीक है, चूड़ामन ने। तो दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी पहला सही है। और जाटों के राजा बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी थी, ये भी सही है। और सूरजमुल को जो अफलातून कहा जाता है ये भी आपका सही है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, अन्य जो विकल्प हैं वो सभी आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा दिल्ली में किए गए दमन तथा हत्याओं को देख करके किसने कहा था कि यहाँ मेरे सामने
रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना है। बहादुर शाह द्वितीय ने, बख्त खान ने, मिर्जा गालिब ने या फिर जॉन निकोलस ने। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब ने। 1857 की क्रांति के समय, जिस समय अंग्रेजों ने दिल्ली में दमन किया था, उस समय मिर्जा गालिब दिल्ली में थे और इन्होंने यह दृश्य देखने के बाद यह कहा था कि मेरे आंखों के सामने रक्त का विशाल सागर है और केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन्हें जॉन डिग्बी ने अपना दीवान नियुक्त किया था। इन्होंने 1814 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने नेपाल में बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था और इन्होंने उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प जो है राजा राम मोहन राय के बारे में गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा और चौथा जो है वो गलत है। अगर वेदांत सोसाइटी की हम बात करें, इसकी जो स्थापना है राजा राम मोहन राय द्वारा 1816 में की गई थी। 1816 में, ठीक है। 1814 में इनके द्वारा जो है आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। 1817 में यह जो है डेविड हेयर के साथ मिलकर के कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं और जो जॉन डिग्बी थे इन्होंने इन्हें अपना दीवान नियुक्त किया था। इनके द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था, लेकिन इन्होंने उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, लेकिन आत्मा की अमरता में इन्होंने विश्वास किया था। ठीक है, तो दूसरा और चौथा जो है आपका गलत हो जाएगा, अन्य दोनों विकल्प आपके सही हैं। याद रखिएगा, बाकी इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की गई है इनका क्रम भी पूछ लेता है, तो वो भी याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब की गई थी, इसलिए डेट के साथ आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये हो सकता है कि यह आपका टेस्ट सीट जो है वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाए, क्योंकि इसमें प्रॉपर अगर एक्सप्लेन किया जाएगा तो हो सकता है कि टाइम थोड़ा लगे। ठीक है, तो आप लोग जो है अगर वीडियोज़ देखेंगे तो उसे जो है थोड़ा स्पीड इसका बढ़ा करके देखिएगा, लेकिन हाँ प्रॉपर अगर एक्सप्लेन के साथ वीडियो देखते हैं तो आपके सारे डाउट, सारे कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यह आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहला भारतीय किसान स्कूल जो 1938 ईस्वी में खोला गया था, कहाँ पे खोला गया था? गुंटूर आंध्र प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, खेड़ा गुजरात या फिर नदिया बंगाल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का जो पहला किसान स्कूल है वो गुंटूर आंध्र प्रदेश में खोला गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं और कार्यक्रम, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कौन सा कार्यक्रम जो है शुरुआत किया गया था या किसे पारित किया गया था, उससे आपको जो है सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। कराची अधिवेशन 1931 में जो हुआ था, इसमें मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। फैजपुर अधिवेशन 1937 ईस्वी में मूलभूत कृषि भूमि से संबंधित कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई थी। और जो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था, उसमें राष्ट्रीय एकता से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। जो सही आंसर वो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4-3-1-2, 4-3-1-2। ठीक है, और इसमें भी अगर हम देखें तो जो लाहौर अधिवेशन है 1929, इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1931 ईस्वी में जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी और इसमें मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। 1937 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फैजपुर में और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें कृषि से संबंधित 13 सूत्री कार्यक्रमों को शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गांधी जी के 11 सूत्री मांगों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अपनी 11 सूत्री मांग पेश की थी। इस मांग को उन्होंने अपने पत्र न्यू इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया था। इन मांगों में भू राजस्व में 70% की कटौती करने की मांग की गई थी। सिविल सेवा के वेतन में 50% कटौती करने की मांग की गई थी। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प आपका गलत है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा और तीसरा जो है वो आपका गलत है। इसमें क्या है कि इस मांग को इन्होंने अपने पत्र न्यू इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया था। ठीक है, जो कि गलत है। न्यू इंडिया जो है इनका पत्रिका नहीं था। न्यू इंडिया हो गया और कॉमनवेल्थ या एनी बेसेंट की पत्रिका है। ठीक है, इन्होंने जो अपनी 11 सूत्री मांग है वह अपने पत्रिका यंग इंडिया में रखा था। ठीक है, किस में रखा था? यंग इंडिया में।
यंग इंडिया में, ठीक। और जो इसने भू राजस्व में 70% की कटौती करने की जो बात की गई है, यह 70% नहीं है बल्कि 50% है, ठीक। अन्य दोनों विकल्प आपके सही हैं। दूसरा तीसरा गलत है, पहला और चौथा जो है वो सही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजने की घोषणा की थी। विश्व के कई देशों ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक। 1942 जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वार था, द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, उस समय जो है विश्व के जो अन्य देश हैं वह ब्रिटेन के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि भारत को जल्द से जल्द आज़ाद करें, जिससे भारत को अपने साथ मिला करके सेकेंड विश्व युद्ध है उसमें भारत को भी शामिल किया जाए। तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा और आर ए की सही व्याख्या करता है। पूर्व पूरा पाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चापर चापिंग पेबुला संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अतिरपक्कम से प्राप्त हुआ है। हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण सबसे पहले सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो सही है, दोनों विकल्प गलत है। देखिए अगर हम बात करें पूर्व पाषाण काल के समय जो मानव मूलतः क्वार्टाजाइट पत्थर का प्रयोग करता था, और इसके जो उपकरण है मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है इसके उपकरणों को। एक है चापर चॉपिंग पेबुला और दूसरा हैंडेक्स है। चापर चापिंग पेबुला संस्कृति के उपकरण की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से सबसे पहले पंजाब की सोहन नदी घाटी में पाया गया है, और हैंडेक्स संस्कृति की जो उपकरण है वह मद्रास के समीप वादमदुरई और अतिरपक्कम से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। चापर चापिंग पेबुला जो है यह प्राप्त हुआ है आपका कहाँ से, यह सोहन घाटी से प्राप्त हुआ है, और जो हैंडेक्स है वह अतिरपक्कम और गिदलुर हो गया और वादमदुरई हो गया, यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। मौर्य काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पर्ण थी और यह सोने की बनी होती थी। कौन सा विकल्प इसमें से सही है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत है। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पर्ण थी और जो पर्ण था वह 3/4 तोले के बराबर हुआ करता था, और यह मुख्य रूप से किसका सिक्का था, यह मुख्य रूप से चांदी का सिक्का था, ठीक है, चांदी का, ठीक, चांदी का सिक्का था। और मौर्य काल की सोने की जो सिक्के थे उन्हें निष्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था, निष्क। मौर्य काल के सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता था। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। कलिंग के चेदी वंशीय शासक खारवेल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका हाथी गुम्फा अभिलेख नहरों की जानकारी देने वाला पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। हाथी गुम्फा अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसने पांड्य शासकों के यहाँ गधे से हल चलवाया था, इसका उल्लेख मिलता है कहाँ पे, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हाथी गुम्फा अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम दान देने का उल्लेख मिलता है, यह गलत है। हाथी गुम्फा अभिलेख की अगर हम बात करें तो इसमें बौद्धों को नहीं बल्कि जो जैन भिक्षु हैं इन्हें जो है ग्राम दान देने का उल्लेख मिलता है। और यह जो है हाथी गुम्फा अभिलेख यह नहरों की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख ही साक्ष्य आपका सही है। इसकी अगर हम बात करें, जो महापद्म नंद द्वारा कलिंग में एक नहर खुदवाया गया था जिसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। इसके साथ साथ जो है इस अभिलेख में दक्षिण भारत के 3 राज्य चोल चेर और पांड्यों को पराजित करने का साक्ष्य भी मिलता है, ठीक है। और इसमें ही यह उल्लेख किया गया है कि इन्होंने पांड्य शासकों से अपने यहाँ गधे से हल चलवाया था, ठीक है। और बौद्ध भिक्षुओं में जैन भिक्षुओं को इनके द्वारा ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, ठीक। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एकता व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। एकता व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या निजामुल मुल्क की पुस्तक सियासतनामा में किया गया है। भारत में एकता व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है। भारत में एकता व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। और फिरोज शाह तुगलक ने एकताओं पर इक्तदारों के वंशानुगत अधिकारों को स्वीकृति दी थी। इसका कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर वो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है एकता के बारे में सही है। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत जो है यह मोहम्मद गौरी ने किया था, लेकिन नियमित रूप से और व्यवस्थित ढंग से एकता व्यवस्था की शुरुआत करने का श्रेय भारत में इल्तुतमिश को जाता है, ठीक। और फिरोज शाह तुगलक ने इसने एकता व्यवस्था जो है इसको वंशानुगत बना दिया था,
ठीक है। और जो इक्ता व्यवस्था का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है वह निजामुल मुल्क तूसी की पुस्तक जो सियासतनामा है इसमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद करने में निम्नलिखित में से किन किन का योगदान रहा है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। नन्या, तिकन्ना, एर्रा प्रगदा, वीरभद्र। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें जो है नन्या, तिकन्ना और एर्रा प्रगदा, इनके द्वारा जो है महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया गया था। बात करें अगर वीरभद्र की, वीरभद्र द्वारा जो है, वीरभद्र की अगर हम बात करें तो इन्होंने कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, वीरभद्र ने अभिज्ञान शाकुंतलम का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था, जबकि नन्या, तिकन्ना और एर्रा प्रगदा इन्होंने महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बीरबल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अकबर ने इन्हें कविराज और राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। अकबर के द्वारा इन्हें 500 का मनसब प्रदान किया गया था। अकबर ने इन्हें नगरकोट, कांगड़ा और कालिंजर की जागीर दी थी। इनकी मृत्यु 1586 ईस्वी में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। कौन सा विकल्प जो है इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन बी। अकबर के द्वारा इन्हें 5000 का मनसब दिया गया था, जो कि गलत है। अकबर ने बीरबल को 2000 का मनसब प्रदान किया था। ठीक है, 2000 का मनसब प्रदान किया था। अन्य विकल्प सही है। इन्हें कविराज राजा की उपाधि दी गई थी। इन्हें जो है नगरकोट, कांगड़ा, कालिंजर का जागीर दिया गया था और 1586 ईस्वी में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इनका वास्तविक नाम की अगर हम बात करें, बीरबल का जो वास्तविक नाम है महेश दास है। और इन्हें जो है अकबर के जो कह सकते हैं कि अकबर के जो नवरत्न थे उसमें से एक बीरबल भी थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इमारत को रोमांस इन द स्टोन अर्थात पत्थर में रोमानी कथा के नाम से जाना जाता है। मरियम महल फतेहपुर सीकरी, ताजमहल आगरा, जामी मस्जिद फतेहपुर सीकरी या फिर अकबर का मकबरा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जामी मस्जिद फतेहपुर सीकरी। इसे जो है रोमांस इन द स्टोन या फिर पत्थर में रोमानी कथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीति परिपाटी पर छोड़ दिया गया है उन्हें भी भारत के संविधान दस्तावेज में शामिल किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए भाग 4 क और 14 क इन्हें जोड़ा गया था। इस संशोधन द्वारा 3 नए नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन द्वारा 7 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान संशोधन को न्यायिक जांच के बाहर कर दिया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। इस संविधान संशोधन द्वारा 7 विषय नहीं 5 विषय ऐसे थे जिनको राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, न कि 7 विषय। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी इसमें 2 नए भाग जोड़े गए थे, अनुच्छेद 4 का और 14 का। ठीक है, 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे और यह 3 नए नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 48A। ठीक, इन तीनों अनुच्छेदों को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके साथ साथ जो है जो 42वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया था कि अगर संविधान संशोधन किया जाता है तो वह न्यायिक जो हिरासत या कह सकते हैं कि जो न्यायिक पुनरीक्षण है उससे बाहर रहेगा। ठीक है, तो सी जो है वो गलत हो जाएगा। अन्य तीनों विकल्प जो है 42वें संविधान संशोधन के बारे में सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना जर्मनी के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय की जो प्रक्रिया है कनाडा के संविधान से लिया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र के पास होगी। यह प्रावधान जो किया गया है वह कनाडा के संविधान से लिया गया था, न कि जर्मनी के संविधान से। ठीक है, और इसमें जो उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय है इसे भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। यानी अगर हम देखें तो जैसे अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, ये सभी जो है कनाडा के संविधान से लिया गया था।
जर्मनी के संविधान से संघ में आपातकालीन शक्ति और आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का निलंबन होता है, यह आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, या क्षमता नहीं, समता है। ठीक है, विधि के समक्ष समता और विधियों की समान संरक्षण की बात कही गई है। इसमें से विधियों का समान संरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह सकारात्मक प्रवृत्ति का है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही है। इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण की जो बात की गई है, उसमें से विधि के समक्ष समता यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जो कि नकारात्मक संदर्भ में है। लेकिन विधियों का जो समान संरक्षण है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह जो है सकारात्मक प्रवृत्ति की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बजट पारित होने से पहले संसद में निम्नलिखित 6 चरणों से होकर के गुजरता है। और जो बजट है यह किन 6 चरणों से होकर के गुजरता है, इन्हें क्रम से आपको लगाना है। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, यह आपके पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद जो है बजट पर आम बहस की जाती है, यह दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद विभागीय जो समितियां होती हैं उनके द्वारा बजट के प्रारूप जो खंड हैं उन सभी की जांच की जाती है, यह तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो है जो अनुदान की मांग है उस पर मतदान होता है। अनुदान की मांग पर मतदान किया जाता है, यह आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद विनियोग विधेयक पारित होता है। उसके बाद जो है विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है। उसके बाद जो है वित्त विधेयक आपका पारित हो जाता है। ठीक, तो हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा एक सेकेंड, देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका 3, 1, 2, 5, 4, 6। 3, 1, 2, 5, 4, 6 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। वह भारत का जन्म से नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, वह किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्षों तक वकालत किया हो। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। 2 और 4 सही है। ठीक है, दूसरा और चौथा सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कहीं भी जन्म से भारत का नागरिक हो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। इसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो न्यूनतम आयु की योग्यता है इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, तो पहला और तीसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, और यह 6 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जब तक जो है अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को हटाया नहीं गया था जम्मू कश्मीर से, तब तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा और विधान परिषद दोनों थी। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया है, वहाँ से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और वर्तमान समय में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। लोकसभा चुनाव में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त न हो। 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है लगभग 6 वर्ष का था। संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ लेता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है यह आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या कहा है कि संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है। जैसे कि अभी वर्तमान समय में आप लोग देख रहे होंगे कि विपक्ष द्वारा यह
लोकसभा या कह सकते हैं कि संसद में जो है यह सवाल उठाया जाता है या कह सकते हैं प्रश्न उठाया जाता है कि जो विपक्ष द्वारा उठाया जाता है कि जो लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद है वह विपक्षी पार्टी को दिया जाए। ठीक है, अगर ऐसा संविधान में प्रावधान होता तो उनके द्वारा सवाल नहीं उठाया जाता, बल्कि एक अधिकार पूर्वक जो है यह पद ले लिया गया होता। ठीक है, लेकिन संविधान में कहीं भी यह प्रावधान नहीं किया गया है कि लोकसभा में जो विपक्ष का पद है, लोकसभा में जो उपाध्यक्ष का पद है वह विपक्ष को दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया। यह एक मान्यता थी कि लोकसभा में जो अध्यक्ष है वह सरकार का जो वर्तमान सरकार है उससे होगा और जो उपाध्यक्ष है वह विपक्षी पार्टी से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह किसी कर की निवल प्राप्ति को प्रमाणित करता है। वह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी सरकारी कंपनियों के खातों की लेखा परीक्षा करता है। वह केंद्र सरकार के लेखा संबंधी रिपोर्ट को प्रधानमंत्री को देता है। वह संसद के लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है। कूट के हिसाब से आपको जो है सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1 2 4 कहाँ पे है? हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 4। ठीक, तीसरे में क्या है कि वह जो अपनी रिपोर्ट है प्रधानमंत्री को देता है, जो कि गलत है। इसके द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाता है वो राष्ट्रपति को दिया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में इस रिपोर्ट को जो है रखवाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है? यह एक सांविधिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषदों की जो स्थापना है वह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया है। क्षेत्रीय परिषद का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामले पर चर्चा करना और उसकी सिफारिश करना। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं, जो कि गलत है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल होते हैं और चंडीगढ़ जो है यह उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जो है उसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका गलत हो जाएगा। अन्य विकल्प आपके सही हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही है। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण जैसे हम जाएंगे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है, और पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है, आपका गलत है। इसमें अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ज़्यादातर कहाँ प्रवाहित होती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगर पूर्वी घाट ऊंचा होता तो भारत की ज़्यादातर नदियाँ पश्चिम में गिरती हैं। ठीक है, अरब सागर में। लेकिन पश्चिमी घाट ऊंचा है और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा है, और यही वजह है कि प्रायद्वीपीय भारत की ज़्यादातर जो नदियां हैं वह पश्चिम से बहती हुई पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन एक महाराष्ट्र राज्य की सीमा बनाता है? कौन जो है महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है, ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, इन राज्यों की सीमा जो है किसके साथ लगती है? महाराष्ट्र के साथ। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। कुछ जनजाति दिए गया और राज्य दिया गया, कौन सी जनजाति जो है सुमेलित है? इसे जो है कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसमें अगर हम बात करें, लिम्बू यह सिक्किम की जनजाति है, कार्बी हिमाचल प्रदेश की, डोंगरिया कोंद ओडिशा और कट्टू नायकन केरल की। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। लिम्बू सिक्किम की जनजाति है, डोंगरिया कोंद है उड़ीसा की, कट्टू नायकम जो है केरल की जनजाति है। कार्बी की अगर हम बात करें, यह असम की जनजाति जो मुख्य रूप से असम वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो 1 3 4 सही है, दूसरा गलत है। जीवमंडल नीचे अर्थात आरक्षित क्षेत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? जीवमंडल नीचे विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता दी गई है। भारत के 12 जीवमंडल नीचे यूनेस्को द्वारा जीवमंडल नीचे विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है इनको। कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। भारत में 18 जीवमंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें से 18 ऐसे हैं जिन्हें आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। ठीक है, भारत में टोटल जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो 18 हैं, जिसमें से 12 ऐसे हैं जिन्हें
यूनेस्को के मैब कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत शामिल किया गया। तो दोनों विकल्प जो है वो आपके सही हो जाएंगे। झीलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। निजाम सागर झील यह मंजीरा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। गोविंद सागर झील यह उत्तर प्रदेश में है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गोविंद सागर झील यह उत्तर प्रदेश में नहीं। गोविंद सागर झील की अगर हम बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और इसका जो निर्माण हुआ है, आपका जो भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल बांध के पीछे गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना जो है 1559 ईस्वी में जर्मनी की सहयोग से किया गया था। यह संयंत्र लौह अयस्क छोटा नागपुर पठार से और उड़ीसा से प्राप्त करती है। इस संयंत्र को कोयला झरिया से और रानीगंज से प्राप्त होता है। इस संयंत्र को जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी स्थापना जर्मनी नहीं बल्कि ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और बाकी यानी जो विकल्प दिए गए हैं, लौह अयस्क छोटा नागपुर पठार उड़ीसा से प्राप्त होता है, और कोयला जो है झरिया रानीगंज से प्राप्त होता है, और जल जो है दामोदर घाटी या दामोदर नदी से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। यह जो है ब्रिटेन की सहायता से 1959 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। विषुवत रेखा अफ्रीकी महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, विषुवत रेखा जो है कांगो, केन्या और सोमालिया यहाँ से होकर के गुजरती है। ठीक है, तंजानिया इसमें शामिल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 2 4 1 2 4। देखिए, विषुवत रेखा की अगर हम बात करें, विषुवत रेखा विश्व के कुल 13 देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, 13 देशों से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। और कौन कौन है इसमें? है इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, कांगो गणराज्य, कांगो है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, एक है कांगो गणराज्य, एक है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, इन दोनों से होकर के भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजरती है। केन्या, गैबोन, युगांडा, सोमालिया, साओ टोम, प्रिंसिप हो गया, किरिबाती, मालदीव और इंडोनेशिया, यहाँ से होकर के विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, टोटल 13 देशों से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसे बंदरगाह या पतन जो समुद्र तट से दूर स्थल खंड के भीतर स्थित होते हैं परंतु नदी अथवा नहर द्वारा समुद्र से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बाह्य पतन, पैकेट स्टेशन, आंतरिक पतन या फिर खुला सागरीय बंदरगाह, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आंतरिक पतन। और भारत में ऐसे कौन से पतन हैं जो आंतरिक पतन के अंतर्गत आते हैं? भारत में ऐसे जैसे आपका जो मैनचेस्टर हो गया, ठीक है, और कोलकाता, मैनचेस्टर और कोलकाता, भारत का कोलकाता बंदरगाह और मैनचेस्टर, यह दोनों जो हैं आंतरिक पतन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यूरोप का मैनचेस्टर और भारत का कोलकाता, यह दोनों आंतरिक पतन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रूर या निम्न राइन प्रदेश यूरोप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से एक है। कोलोन यहाँ एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रूर। जो रूर बेसिन है मुख्य रूप से आपकी कहाँ पे है? जर्मनी में। ठीक, और कोलोन यह एक मुख्य औद्योगिक केंद्र है। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है? एटना, एकांकागुआ, किलिमंजारो, वेसुवियस। कौन जो है मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन एकांकागुआ और किलिमंजारो। यह जो है मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें से एकांकागुआ जो है दक्षिणी अमेरिका में है और यह जो है जो एंडीज पर्वत है उसकी सर्वोच्च चोटी है। किलिमंजारो यह तंजानिया में है। ठीक है, बाकी एटना और वेसुवियस, यह दोनों जो है एटना और वेसुवियस जो इटली में है, यह दोनों सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2 और 3। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? 8 जुलाई 2023 को गुजरात के खेड़ा जिले के नडियार में इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य श्रम योगियों को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करके वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। यह योजना डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक द्वारा शुरू किया गया था। इसका कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, तीनों विकल्प जो है इसके बारे में सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। माँ कार्यक्रम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस कार्यक्रम का शुभारंभ 5 अगस्त 2018 को किया गया था।
इसका उद्देश्य स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों, विशेष रूप से माता को जागरूक करना और स्तनपान को बढ़ावा देना है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि इसका जो शुरुआत है वह 2018 नहीं बल्कि 5 अगस्त 2015 को किया गया था। 5 अगस्त 2015 2015 नहीं 2016 है, 5 अगस्त 2016 को किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये हो सकता है कि माँ का फुल फॉर्म पूछ ले, तो इसका फुल फॉर्म होता है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन जो है यह इसका फुल फॉर्म है। ठीक, और यह मुख्य रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है यह जो है कार्यक्रम चलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2024-25 के जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसका आकार कितना था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसका जो बजट है 7,36,437.71 करोड़ का बजट था उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्लू चिप कंपनियों के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में लगातार 3 वर्षों से घाटे में चल रही हों ब्लू चिप कहलाती हैं। ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही हैं और अपने क्षेत्र की शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल हैं उन्हें ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। ऐसी कंपनी जिनके ऊपर सरकारी कर्ज लगातार बढ़ रहा है उन्हें कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी। शीर्ष 3 कंपनियों, ऐसी कंपनी जो शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल है और लगातार जो है प्रॉफिट गेन करती हैं उन्हें ब्लू चिप कंपनी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत में जो भी बड़ी मल्टी लेवल कंपनियां हैं वो सभी जो है ब्लू चिप कंपनी के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी में सुरंग बनाकर के बिजली उत्पादन करने की योजना बनाई है और उस पर कार्य किया है? चीन, अमेरिका, रूस या फिर आइसलैंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइसलैंड। आइसलैंड द्वारा यह किया गया है। और आइसलैंड की अगर हम बात करें, इसने भूतापीय ऊर्जा से बिजली पैदा करने की योजना बनाई है और 2026 में इसके द्वारा क्राफ्ला मैग्मा जो टेस्ट बेड है, इसमें जो क्राफ्ला ज्वालामुखी है वहाँ पर सुरंग करके या कह सकते हैं कि खोद करके वहाँ से बिजली उत्पन्न करने की योजना बनाई गई है। कब? 2026 में, 2026 तक। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। निगम विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करता है तथा आंतरिक पूंजी विनियोग द्वारा उसे प्रोत्साहित करता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा कर देता है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय पदार्थ जो वो ठंडा हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ई। कथन और कारण दोनों सही और आगे की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन जो है वो पॉडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी के अंतर्गत। पोषण का अध्ययन ट्रोपोलॉजी और मनुष्य की पेशियों का अध्ययन जो है मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। पैडोलॉजी की अगर हम बात करें, पैडोलॉजी के अंतर्गत मृदा निर्माण आदि से संबंधित जो अध्ययन है वो किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही गलत हो जाएगा। अन्य विकल्प जो है वो आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, तंत्रिका तंत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य में 32 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि जो स्पाइनल तंत्रिकाएं हैं वह 32 जोड़ी नहीं बल्कि 31 जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से अवयव प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं? ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो जाएगा जल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश संश्लेषण। इसकी आवश्यकता होती है लेकिन ऑक्सीजन की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। बात करेगा त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर जो है वह होता है आपका परावैंगनी विकिरण से। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण इसे मापा जाता है डेसिबल में। वैश्विक तापन में जो वृद्धि हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। और ओजोन परत जो छिद्र हो रहा है ओजोन परत में वह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 1 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में प्रक्षेपित किए गए इनसेट 3DS उपग्रह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका प्रक्षेपण 17 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा में
स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। इसका प्रक्षेपण GSLV F-14 प्रक्षेपण यान से किया गया था। इसके द्वारा प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा और इसका जो उपयोग है पृथ्वी विज्ञान, मौसम विज्ञान, महासागरीय प्रौद्योगिकी आदि के लिए किया जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1, 2, 3, 4 सभी विकल्प जो है वो सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तेल के पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद सिकुड़ करके गोल आकार धारण कर लेती है। तेल तथा जल के बीच आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम परंतु तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कथन और कार्य दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही आंसर का चयन कीजिए। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु से कम होता है, इसीलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। पानी का जो अपवर्तनांक है वायु से कम होता है, आपका गलत है। ठीक, पानी का जो अपवर्तनांक है वह वायु से क्या होता है? वायु से कम होता है। ठीक है, वायु से कम होता है और यही वजह है कि जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ग्राफीन पदार्थ के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जा रहा है। ग्राफीन कार्बन का एक रूप है और यह लगभग पारदर्शी होता है। ग्राफीन जो है यह एक त्रिआयामी पदार्थ है, यह विद्युत का सुचालक होता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्राफीन क्या कह रहा है कि यह एक त्रिआयामी है, जो कि गलत है। ग्राफीन जो है त्रिआयामी नहीं बल्कि यह जो है द्विआयामी होता है। ठीक है, द्विआयामी। ग्राफीन जो है द्विआयामी होता है, द्विआयामी होता है। अन्य तीनों विकल्प जो है ग्राफीन के बारे में सही है, ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिलों का सही क्रम क्या है? सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिलों का क्रम क्या है? मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर। मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज। प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद या फिर कानपुर नगर, मुरादाबाद, प्रयागराज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर। और इसे अगर हम क्रम से देखें तो सबसे अधिक जो पुरुष जनसंख्या है वह आपके प्रयागराज में है। कहाँ पे है? प्रयागराज में। प्रयागराज में है और प्रयागराज जो है इस मामले में पहले नंबर पे है। मुरादाबाद जो है इस मामले में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, गाजियाबाद जो है तीसरे नंबर पे है। उसके बाद है आपका कानपुर, यह कानपुर नगर यह चौथे नंबर पे है और 5वें नंबर पे जो है वो है लखनऊ। लखनऊ। ठीक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? देवरिया, आजमगढ़, बागपत या फिर हमीरपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो आजमगढ़ में है। आजमगढ़ का जो लिंगानुपात है 1019 है। ठीक, 1019 है। देवरिया का जो लिंगानुपात है यह है 1017 है। बागपत का लिंगानुपात है 861 और हमीरपुर का जो लिंगानुपात है ये भी है 861। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में नगरीय शिशु लिंगानुपात 885 है। सर्वाधिक नगरीय शिशु लिंगानुपात वाला जिला है गाजियाबाद। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत। उत्तर प्रदेश में जो नगरीय शिशु लिंगानुपात है वह 885 है और सर्वाधिक जो नगरीय शिशु लिंगानुपात है वह गाजियाबाद नहीं बल्कि कहाँ का है? मऊ का है, मऊ का। ठीक, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर देखें हम तो जैसे उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जाति लिंगानुपात है वह 907 है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है 907 और अनुसूचित जनजाति का जो, एक सेकेंड, इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में नगरीय शिशु लिंग 885 है जिसमें एक से ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है? अगर ग्रामीण की बात करें तो वो है आपका 906। ग्रामीण का 906 है। सर्वाधिक लिंगानुपात मऊ का है सॉरी मऊ का है सॉरी यहाँ का लिंगानुपात जो है मऊ का 954 है, 954 है। और न्यूनतम जो नगरीय शिशु लिंगानुपात है वो गाजियाबाद का है, यहाँ का लिंगानुपात है 848। तो बी सही हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है 900 है। अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात आजमगढ़ में है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है वह 900 नहीं बल्कि 907 है। कितना है? 907। ठीक है। और इसमें सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वह आजमगढ़ में है। तो दूसरा सही है, पहला गलत। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जो है श्रावस्ती का है, श्रावस्ती का है। ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। उत्तरी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर जो है वो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही है। दोनों विकल्प सही है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो आपका भगवती सूत्र है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश से स्थित गणराज्य से संबंधित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। कुछ गणराज्य दिए गए हैं और वर्तमान क्षेत्र दिया गया है, कहाँ पे है उससे आपको सुनिश्चित करना है। ठीक है। रामग्राम के कोली, रामग्राम के कोली की अगर हम बात करें, यह वर्तमान जो है गोरखपुर जिले के आसपास वाले क्षेत्र में वाला क्षेत्र जो इसके अंतर्गत आता है। पावा के मल्ल के अंतर्गत आता था आपका फजील नगर वाला क्षेत्र। कपिलवस्तु यह सिद्धार्थ नगर वाला क्षेत्र था। केशपुत के कलाम यह गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3142, 3142 ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं? अयोध्या, मथुरा, महोबा, काशी, रौनाही, श्रावस्ती। कौन जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है जैन धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार डायोनिसस और हेराक्लीज कौन थे? इंद्र और यम, कृष्ण और शिव, शिव और कृष्ण, या फिर अग्नि और वरुण। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। डायोनिसस जो है भगवान शिव के लिए कहा जाता था। ठीक। डायोनिसस नाम जो है भगवान शिव को दिया था किसने? मेगास्थनीज ने। और हेराक्लीज जो है भगवान कृष्ण को दिया था नाम। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। और यमुना नदी को मेगास्थनीज ने जोबरेस, यमुना नदी को मेगास्थनीज ने जोबरेस के नाम से संबोधित किया है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ स्थल दिए गए हैं और साक्ष्य, किस स्थल से जो है किस साक्ष्य की प्राप्ति हुई है उससे आपको सम्मिलित करना है। बात करें अगर महादाह से, महादाह से जो है युगल समाधियों की प्राप्ति हुई है। कोल्डिहवा, कोल्डिहवा से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। सराय नाहर राय जो है यहाँ से झोपड़ी के फर्श प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव से कच्ची ईंटों के आवास प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वह जो आएगा आपका 2143, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ एसडीजी गोल दिए गए हैं और उन्हें जो है किसमें किसका उल्लेख किया गया है उससे सम्मिलित करना है। ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें एसडीजी गोल 5, इसमें क्या कहा गया है? इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण, इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की गई है। एसडीजी गोल 7, इसमें जो है आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच की बात की गई है। एसडीजी गोल 14, इसमें जो है समुद्री संसाधनों का संरक्षण, समुद्री संसाधनों के संरक्षण की बात की गई है। और 15 में मरुस्थलीकरण से सुरक्षा की बात की गई है। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2314, 2314 ऑप्शन बी हो जाएगा। एसडीजी गोल से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है हर साल एक, तो एसडीजी गोल जो 17 दिए गए हैं उन्हें आप लोग ज़रूर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर सूची में शामिल आर्द्रभूमि स्थलों का दस्तावेज है। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में स्थित नवनिर्मित रामसर स्थल है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, पहला सही है दूसरा गलत है। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य जो है यह कर्नाटक नहीं बल्कि तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। 1991-92 में हाथियों के संरक्षण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी और भारत में सर्वाधिक हाथी संख्या जो है केरल में है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही। इसमें क्या कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक हाथियों की संख्या केरल में है, जो कि गलत है। भारत में सबसे अधिक हाथियों की जो संख्या है वो केरल नहीं बल्कि कर्नाटक में है, कर्नाटक में। ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही। नेक्स्ट देखिए,
इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित, एक सेकंड, ये छूट ही रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा डॉल्फिन आयुसियन की लुप्तप्राय प्रजाति श्रेणी में आती है और भारत में यह असम, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य में पाई जाती है। कौन सा विकल्प जो है इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। गंगा डॉल्फिन को आयुसियन की लुप्तप्राय सूची में रखा गया है और भारत में अगर गंगा डॉल्फिन की बात करें तो असम, उत्तर प्रदेश, बिहार इन राज्यों में तो पाई ही जाती है। इनके साथ साथ जो है यह आपके पाई जाती है पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भी यह पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ एलिफेंट रिजर्व दिया गया है और राज्य दिया गया है। बैतरणी, बैतरणी कहाँ पे है? बात करें अगर बैतरणी की, यह है आपके उड़ीसा में। लेमरू, यह कहाँ पे है? लेमरू है छत्तीसगढ़ में। सोनीपत जो है यह असम में है। वायनाड जो है यह केरल में है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4-1-2-3, 4-1-2-3 ऑप्शन बी हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी सीन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर इसी के किनारे स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वह सीन नदी के तट पर स्थित है, लेकिन यूरोप की सबसे लंबी नदी सीन नहीं है। यूरोप की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो वोल्गा जो है वह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ बांध दिए गए और उसकी अवस्थिति दी गई है। कौन सा बांध कहाँ पे है, किस नदी पे है, उससे आपको सम्मिलित करना है। करीबा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? करीबा बांध का निर्माण जो है यह जाम्बेजी नदी पर किया गया है। आस्वान बांध का निर्माण किया गया है नील नदी पर। ओवन बांध का निर्माण जो है श्वेत नील नदी पर किया गया है और कैजी बांध का निर्माण किया गया है नाइजर नदी पे। ठीक, सही आंसर हो जाएगा 2-3-4-1, 2-3-4-1 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूरोप के प्रमुख जल संधियों से संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? डोबर जल संधि यह इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में है। और बोनीफेसियो जल संधि जो है टेरेनियम सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। ओनट्रेंटो जल संधि जो है यह एड्रियाटिक सागर और ओपिनियन सागर के बीच में है। कर्च जल संधि काला सागर और मरमरा सागर के बीच में है। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कर्च जल संधि की अगर हम बात करें, कर्च जल संधि जो है यह अजोव सागर और आपका जो काला सागर है उसके बीच में है। अजोव सागर और काला सागर के बीच में कर्च जल संधि है। ठीक है, और काला सागर और मरमरा सागर के बीच में कौन सी जल संधि की अगर हम बात करें तो उसमें बास्पोरस जल संधि जो है यह काला सागर और मरमरा सागर के बीच में है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओशिनिया प्रायद्वीप में कुल 20 देश शामिल हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा और पापुआ न्यू गिनी सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे बड़ा है, पापुआ न्यू गिनी सबसे छोटा है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों विकल्प गलत है। ओशिनिया महाद्वीप की अगर हम बात करें, इसमें 20 नहीं बल्कि कुल देशों की संख्या 22 है। ओशिनिया महाद्वीप का ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे छोटा जो है यह पापुआ न्यू गिनी नहीं बल्कि जो नौरू है, नौरू यह सबसे छोटा देश है। नौरू सबसे छोटा देश, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है। तो दोनों विकल्प जो है वो गलत हो जाएंगे। मीठे पानी की झील जिसके पूर्वी तट पर पोर्ट रेडियम, मीठे सागर की झील जिसके पूर्वी तट पर पोर्ट रेडियम है, कहाँ पे है? ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेम, अथावास्का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेट बियर झील, ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ प्रमुख संगठन दिए गए हैं और उसकी स्थापना दिया गया है। अभिनव भारत समाज की स्थापना कब की गई थी? अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में हुआ था। अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904। अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में। मित्र मेला की स्थापना 1901 में और नौजवान सभा का स्थापना 1926 में हुआ था। सही आंसर जो है वो हो जाएगा इसका 3-1-4-2 ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करिए। 1857 का विद्रोह है और नेतृत्व करता दिया है। सुल्तानपुर में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वह शहीद हसन द्वारा किया गया था। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। संभलपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था सुरेंद्र साई ने और मथुरा में देवी सिंह ने। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 3-2-4-1 ऑप्शन बी हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसका लक्ष्य था कि भारत के लिए संविधान और एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आ गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि संविधान का निर्माण करना और भारत में एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना। ऑप्शन बी जो है सही है। विभिन्न समाचार पत्र अधिनियम के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को यह जो है 1878 ईस्वी में आया था। समाचार पत्र अधिनियम जो है यह 1908 ईस्वी में आया था। समाचार पत्र अधिनियम, भारत समाचार पत्र अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया था 1910 ईस्वी में, और पंजीकरण अधिनियम पारित किया गया था 1967 ईस्वी में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1432, 1432 ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कुछ विद्रोह दिए गए और दमनकर्ता। झांसी में 1857 के विद्रोह का जो दमन है कैप्टन ह्यूरोज द्वारा किया गया था। बरेली में कैंपबेल द्वारा, जगदीशपुर में विंसेंट ऑयर द्वारा और वाराणसी में कर्नल नील द्वारा। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जगदीशपुर में जो दमन करता है वह जनरल आयर टेलर थे। कौन थे? जनरल आयर टेलर द्वारा जगदीशपुर में विद्रोह का वो दमन किया गया था। ठीक है, और पटना में अगर हम बात करें, यहाँ पे पटना में विसेंट आयर ने विद्रोह का दमन किया था, और इन दोनों का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। तो सी जो है वो गलत हो जाएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना और लूटपाट करना था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत। 17 बार आक्रमण किया गया था, लेकिन भारत में अस्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए आक्रमण किया गया था, यह गलत है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत में आक्रमण करने का, किसका? महमूद गजनवी का, वह भारत की जो अकुल संपत्ति थी उसको लूट करके गजनी ले जाना, इस उद्देश्य से ही इसने आक्रमण किया था। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। दीवाने मुस्तखराज का संबंध किससे था? दीवाने मुस्तखराज एक कृषि विभाग था, वित्त विभाग, दान विभाग, या इनमें से कोई नहीं। दीवाने मुस्तखराज जो है यह वित्त विभाग था। ऑप्शन बी हो जाएगा। दीवाने मुस्तखराज जो है यह वित्त विभाग था, और यह जो है दीवाने रसालत के अंतर्गत आता था। दीवाने रसालत के अंतर्गत आता था, और इसका जो निर्माण है या इसका जो स्थापना है वह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी का जो युद्ध है यह 1576 में हुआ था। 1576 में। तालीकोटा का युद्ध 1665 में। तराइन का युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तालीकोटा का जो युद्ध है 1665 नहीं बल्कि 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो गलत हो जाएगा। बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्यों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करिए। राज्य दिए गए हैं और उसका संस्थापक दिया गया है। बीजापुर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बीजापुर राज्य की स्थापना जो है यूसुफ आदिल शाह द्वारा की गई थी। अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने की थी। गोलकुंडा राज्य की स्थापना जो है कुली कुतुब शाह द्वारा गोलकुंडा की स्थापना की गई थी, और बरार की स्थापना की गई थी फतेह उल्लाह उमाद शाह द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3124 ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे और उन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। निजामुद्दीन औलिया के बारे में दोनों विकल्प सही है। और निजामुद्दीन औलिया की जन्म की अगर हम बात करें, इनका जो जन्म है बदायूं में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, इनका जन्म बदायूं में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा है। भाग 4 क में इसका वर्णन किया गया है। सोवियत संघ से यह प्रेरित है, और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है मूल संविधान में नहीं मिलता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो पहला जो है वो गलत हो जाएगा। महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है उसे क्या कहा जाता है? थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन,
पाइक्नोक्लाइन या फिर केमोक्लाइन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेलोक्लाइन। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित है? लोयस पठार है चाइना में, लोयस पठार चाइना में है, पोटवार पठार है पाकिस्तान में, और सान पठार है म्यांमार में। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है सही है। लोयस पठार चीन में पाया जाता है, पोटवार पठार पाया जाता है पाकिस्तान में, और सान पठार पाया जाता है म्यांमार में। तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राज्यीय परिषद का जो उल्लेख है यह अनुच्छेद 263 में किया गया है। अनुच्छेद 263 में किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है केंद्र राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना। और पहली बार जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था सर्वप्रथम, वह 1990 में किया गया था, 1990 में। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रीट का उद्देश्य होता है अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए उन्हें वरिष्ठ न्यायालय में भेजना? अधिकारी परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश या फिर प्रतिषेध। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह उत्प्रेषण रीट है, जिसका उद्देश्य होता है किसी लंबित मुकदमे को तेजी से निपटाने के लिए वरिष्ठ न्यायालय में भेजना, उत्प्रेषण। ठीक है, जैसे उच्चतम और उच्च न्यायालयों द्वारा रीट जारी किया जाता है, जिसमें सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी किया जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B5, विटामिन B5 इसका रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन B2 फिलोक्विनोन। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। ठीक है, और फिलोक्विनोन की अगर हम बात करें, विटामिन के को कहा जाता है फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, तो ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? दीवाने बंदगान, दारुल सफ़ा, दीवाने कोही, कहीं कहीं आपको दीवाने अमीर कोही भी देखने को मिलेगा। ठीक, दीवाने इश्तिहाक। किसका संबंध फिरोज शाह तुगलक ने या फिर से किसका जो गठन है फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही। इसका गठन जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कराया गया था, MBT द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कराया गया था। जबकि दीवाने बंदगार, दारुल सफ़ा और दीवाने इश्तिहाक, इन तीनों का गठन जो है फिरोज शाह तुगलक FST द्वारा कराया गया था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करिए। कुछ ऋग्वैदिक कालीन देवता दिए गए हैं और उनका संबंध दिया गया है कि उनका संबंध किससे था। इंद्र को ऋग्वैदिक काल में वर्षा का देवता माना जाता था। इंद्र को ऋग्वैदिक काल में वर्षा का देवता कहा जाता था। पूषण जो है ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। मारुत जो है यह ऋग्वैदिक काल में आंधी तूफान के देवता थे। और ध्रुव जो है यह आकाश के देवता थे। सही आंसर जो है वो हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? अंग की राजधानी थी चंपा, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कंबोज की राजधानी पैठन, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कंबोज की राजधानी पैठन नहीं, कंबोज की राजधानी हाटक थी। कंबोज की राजधानी थी हाटक। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा, कंबोज की राजधानी हाटक थी। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। इनमें से कौन सी गुफा शामिल नहीं है? सुदामा, कर्ण, विश्व झोपड़ी, मार्तंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्तंड झोपड़ी का निर्माण जो है अशोक द्वारा नहीं कराया गया था। अशोक द्वारा जिन 4 झोपड़ियों का निर्माण कराया गया था उसमें कर्ण है, चौपाड़ है, सुदामा है और विश्व झोपड़ी। कर्ण, चौपाड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी, इन झोपड़ियों का निर्माण जो है अशोक ने बराबर की पहाड़ी में कराया था। मुख्यतः किसके रहने के लिए? आजीविकों को रहने के लिए। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चंद्रगुप्त प्रथम यह गुप्त संवत चलाया था। समुद्रगुप्त ने धरणी बंध अर्थात पृथ्वी को बांधना अपना वास्तविक लक्ष्य बनाया था। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही है। इसमें अगर हम बात करें चंद्रगुप्त प्रथम, इसने गुप्त संवत चलाया था जिसका समय जो है 319
और 320 था। 319-20 के समय में इसने एक गुप्त संवत चलाया था। और जो समुद्रगुप्त है इसने धरणी बंद अर्थात पृथ्वी को बांधने का वास्तविक अपना जो वास्तविक लक्ष्य है यह निर्धारित किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन भेजा था? राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, राजराज प्रथम या फिर परांतक प्रथम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुलोत्तुंग प्रथम द्वारा जो है 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन भेजा गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और चोल लेखों में कुलोत्तुंग को शुंग मूर्ति विवर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है। शुंग मूर्ति विवर्त किसे कहा गया है? कुलोत्तुंग प्रथम को ही कहा है, जिसका मतलब होता है कि करों को हटाने वाला। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमित करिए। कुछ ग्रंथ हैं और उसके लेखक। विक्रमांक देवचरितम, विक्रमांक देवचरितम की रचना किसके द्वारा की गई थी? विक्रमांक देवचरितम की जो रचना है वह बिल्हड़ ने की थी। रसमाला की रचना की गई थी सोमेश्वर द्वारा। माध्यमिक सूत्र की रचना जो है नागार्जुन ने की थी। और बृहत कथा मंजरी की रचना की थी क्षेमेंद्र ने। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 3-4-2-1, 3-4-2-1 और ऑप्शन डी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस विजय अभियान के बाद उस स्थान का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर रख दिया था? देवगिरी, मालवा, चित्तौड़ या फिर तेलंगाना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी उस समय चित्तौड़ थी और वहाँ का शासक राणा रतन सिंह थे। चित्तौड़ का किला जो सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उस पर लगभग 1303 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। और उसको जीतने के बाद जो है उसका नाम बदल करके खिजराबाद रख दिया और अपने पुत्र खिर्ज खां को वहाँ का दीवान नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो नाम बदल करके खिजराबाद रख दिया था और अपने पुत्र जो खिज्र खां है उसको वहाँ का शासक बना दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? लज्जत ए सिकंदर शाही, फरहंगे सिकंदरी, अवबाब ए सिकंदर शाही या फिर गजे सिकंदरी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था उसे फरहंगे सिकंदरी कहा जाता है, फरहंगे सिकंदरी। और लज्जत ए सिकंदर शाही की अगर हम बात करें, यह जो है संगीत ग्रंथ था। ठीक है, संगीत ग्रंथ था जिसे लज्जत ए सिकंदर शाही कहा जाता था। आयुर्वेद ग्रंथ को फरहंगे सिकंदरी कहा जाता था। और इन दोनों का जो निर्माण है सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ है। दोनों जो है सिकंदर लोदी के शासनकाल में इन दोनों का जो है क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था। और यह जो है 1504 ईस्वी में इसी के द्वारा जो है 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव रखी गई थी। और यह जो है गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी। ऑप्शन बी हो जाएगा। सल्तनत काल में लगान निर्धारण की जो मिश्रित प्रणाली है उसे क्या कहा जाता था? मसाहत, बटाई, मुक्तई या फिर कयास? सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा जाता था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा एवं सम्मान की भावना जगाने के लिए किया था? अलोप्पनिषद या फिर रजमनामा, तजक ए तुजुक, मुजाम उल बुलदान? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है अलोप्पनिषद। इसका गठन जो है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाईचारे बनाने के लिए, भावना विकसित करने के लिए इसका गठन करवाया था। मुगल सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी? किसकी अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी? फैजी, अबुल फजल बदायूनी या फिर अब्दुल बाकी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग का गठन कराया गया था। फैजी जो अपने समय का एक श्रेष्ठ कवि था और यह जो है अकबर के समय उसके राज दरबार में निवास करता था। ऑप्शन ए। लोहे के रासायनिक गुण के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? शुष्क एवं आर्द्र हवा के संपर्क में आने से इस पर जंग लग जाता है, या शुद्ध जल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, जंग लगने में बना पदार्थ फेरोसोफेरिक ऑक्साइड कहलाता है, लोहे को जस्टीकृत करने से जंग से बचाया जा सकता है? कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुष्क एवं आर्द्र हवा के संपर्क में आने से इस पर जंग लगता है, जो कि गलत है। शुष्क हवा के संपर्क में आने से इस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? ब्रेडफोर्ड लोकोमोटिव उद्योग के लिए फेमस है,
स्टॉकहोम जलपोत निर्माण के लिए, ओटावा कागज उद्योग, सैंटियागो शराब उद्योग। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रेडफोर्ड। ब्रेडफोर्ड जो इंग्लैंड में स्थित है, यह मुख्य रूप से ऊनी वस्त्रों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, ऊनी वस्त्रों के उत्पादन के लिए जाना जाता है मुख्य रूप से। तो ये जो है वो सही हो जाएगा। मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण क्या हैं? ऋण का सीमांकन करना, नैतिक दबाव बनाना, या फिर डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तीनों जो है यह मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण है। मौद्रिक नीति के उपकरणों को दो भागों में बांटा गया है, एक गुणात्मक उपकरण है, एक मात्रात्मक उपकरण है। मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत आता है जैसे बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, एमएसएफ मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, आरक्षी अनुपात। ये सभी जो है आपके मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत आते हैं। जबकि प्राथमिक के क्षेत्र पर जो ऋण का दबाव हो गया, नैतिक दबाव और डिस्क्रिमिनेटरी ब्याज, यह सभी जो है गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया और उसके कार्यों को हस्तांतरित कर दिया था किसको? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रमंडल मामले के राज्य सचिव को, भारत के गवर्नर जनरल को, या फिर स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रमंडल मामले के राज्य सचिव को जो है हस्तांतरित किया गया था। ऑप्शन बी सही है। एल्गल ब्लूम से तात्पर्य क्या है? शैवालों की व्यंजन से, प्रवालों पर क्लोरीन के जमने से, जल की सतह पर बने शैवालों की परत से, या फिर अंटार्कटिक क्षेत्र के जैव मरुस्थल से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। एल्गल ब्लूम कहा जाता है जब जल की सतह पर शैवालों की परत बिछ जाती है और पूरा जल जो है पूरा, चाहे वो जलीय मतलब कह सकते हैं नदी का क्षेत्र हो, समुद्र हो या फिर तालाब हो, जब उसके पूरे पानी के ऊपरी परत पर शैवालों का परत बिछ जाती है तो उसे एल्गल ब्लूम कहा जाता है। इससे जो नीचे के जलीय जीव होते हैं वो उन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने लगती है, उनके लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे जो है उनकी मृत्यु भी होने लगती है। इसको एल्गल ब्लूम कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत को मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर या फिर ढाका। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। और यह कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन जो है 1940 में हुआ था, जिसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन सी। इनिशियल पब्लिक ऑफर अर्थात आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर अर्थात आईपीओ किसी पुरानी कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए शेयर का निर्गमन है, किसी नई कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए शेयर का निर्गमन है, विदेशी निवेशक द्वारा अपनी 2/3 पूंजी का निवेश है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जब किसी नई कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए स्टॉक मार्केट में वो पहली बार सूचीबद्ध होती है तो आईपीओ के माध्यम से ही होती है, वो आईपीओ लेकर आती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारत में शरदकालीन वर्षा के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है? पंजाब, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब और तमिलनाडु। यहाँ पर जो है शरदकालीन वर्षा जो है मुख्य रूप से होती है। और इसमें अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में लगभग 70 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और उसके साथ साथ जो है शरद ऋतु में जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है उसमें पंजाब भी आता है। ठीक है, तो दोनों जगह बारिश होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ओंटारियो और इरी, इनमें से कौन झील अमेरिका और कनाडा की सीमा का निर्धारण करते हैं? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सुपीरियर हो गया, और ओंटारियो और इरी, यह तीनों झील जो है अमेरिका और कनाडा के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। जबकि मिशिगन झील जो है यह पूर्णतः अमेरिका में है। मिशिगन झील पूर्ण रूप से अमेरिका में है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1, 3, 4। भारत का विश्रामपुर क्षेत्र कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में है? विश्रामपुर ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड या कर्नाटक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। विश्रामपुर जो है छत्तीसगढ़ में है। भोजन श्रृंखला का वह प्रकार जिसकी शुरुआत प्राथमिक उपभोक्ता से होती है परंतु उपभोक्ता का आकार प्रत्येक अनुवर्ती क्रम पर घटता जाता है। जैसे जैसे यह ऊपर जाता है इसका जो आकार है वो घटता जाता है। यह कंडीशन या कह सकते हैं कि यह जो है किस में देखने को मिलता है? ऐसे जो प्रक्रिया है देखने को मिलता है परजीवी में, पैरासाइट्स में। ऑप्शन बी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमित करिए। कुछ देश दिए गए हैं और वहाँ का जो बंदरगाह है उससे आपको सुमित करना है। ओमान में कौन सा बंदरगाह है? ओमान में जो है मैत्रा बंदरगाह है,
कुवैत में जो है मीन अल अहमदी, कुवैत में मीन अल अहमदी बंदरगाह है। जॉर्डन में अकाबा और यमन में अदन। सही आंसर जो है वो हो जाएगा 2143, ऑप्शन सी 2143। प्रायद्वीपीय भारत के सुदूर दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व भाग में विस्तृत पांड्य वंश का प्रथम शासक कौन था? नेडियोन, नेडुजेलियन, कुट्टवन या फिर अंदुवन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेडियोन। यह जो है पांड्य वंश का प्रथम शासक था, ये हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर वाला राज्य कौन सा है, जहाँ पर स्त्रियों एवं पुरुष की साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या फिर बिहार। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। राजस्थान में स्त्री पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर देखने को मिलता है। कैरिबियन सागर में उठने वाले प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? टॉर्नेडो, टाइफून, विली विली या फिर वॉगियो। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसे टॉर्नेडो कहा जाता है, टॉर्नेडो। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा एक वर्तमान के प्रयागराज और बांदा जिले से संबंधित है? चंपा, कौशल, वत्स या फिर अवंती। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वत्स महाजनपद जो है यह वर्तमान समय प्रयागराज और बांदा जिले से संबंधित है। उस क्षेत्र को ही वत्स कहा जाता था प्राचीन काल में या महाजनपद काल में। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। हैदराबाद, विशाखापत्तनम, पणजी, बेंगलुरु। इन्हें जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है, उत्तर से दक्षिण क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा विशाखापत्तनम पहले नंबर पे, विशाखापत्तनम के बाद हैदराबाद जो है दूसरे नंबर पे है, और पणजी जो है या तीसरे नंबर पे है, बेंगलुरु चौथे नंबर पे है। सही आंसर हो जाएगा आपका 2 1 3 4, 2 1 3 4 किस में दिया है? 2 1 3 4, ऑप्शन ए हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है। देश में सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब पारित किया गया था? 1995 में, 2002 में, 1993 में या फिर 1987 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1993 ईस्वी में सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य अमेरिकी देश नहीं है? बेलीज, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला या सूरीनाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरीनाम। सूरीनाम जो है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, सूरीनाम जो है दक्षिण अमेरिका में है, जबकि मध्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो इसमें बेलीज, ग्वाटेमाला और एल सल्वाडोर यह तीनों देश जो है मध्य अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। अम्ल राज में हाइड्रोक्लोरिक जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इसका अनुपात क्या होता है? अम्ल राज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात है यह होता है 3:1 के अनुपात में, ऑप्शन सी हो जाएगा, 3:1 के अनुपात में। आहार जाल की विविधता में वृद्धि से पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता में क्या परिवर्तन होता है? वृद्धि होता है, कमी होता है? कभी वृद्धि होता है या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? आहार जाल की विविधता, जैसे आहार जाल में विविधता होगी उससे पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता में भी वृद्धि होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक जानवर जो है वो भोजन के लिए किसी एक जीव पर निर्भर नहीं रहेगा, उसके भोजन के जो विकल्प हैं एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जब आहार जाल की विविधता होती है उस कंडीशन में। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे पारिस्थितिक तंत्र जो है उसकी स्थिरता में वृद्धि होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1982, अगस्त 1984, जुलाई 1985 या फिर अगस्त 1987। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जुलाई 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आल्हा, महोबा, ढोला, आगरा, रसिया, बरसाना। उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित है यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प जो है सही है। आल्हा, महोबा में, ढोला, आगरा में और रसिया, बरसाना में, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन एक घटक यकृत में रुधिर के रासायनिक संघटक का वास्तविक नियंत्रण करता है? कॉर्टेक्स, हाइलम, नेफ्रॉन या फिर मेडुला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन द्वारा, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास कब रहा था? चौथी योजना में, छठी योजना में, 9वीं योजना में या फिर 11वीं योजना में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9वीं योजना में, ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से संबंधित करना है। कुछ घराना दिया गया है और कलाकार दिया है, किस कलाकार का संबंध किस घराने से था उससे आपको संबंधित करना है। लखनऊ घराने से संबंधित थे बिंदादीन, लखनऊ घराने से बिंदादीन का संबंध था। आगरा घराने से संबंधित थे पंडित बिशंभर दीन,
किराना घराने से संबंधित है सवाई गंधर्व और अतरौली घराने से संबंधित है रत्नाकर पाई। सही आंसर जो है वो हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। चलास घास का मैदान पाया जाता है बुंदेलखंड में, शंक्वाकार टीले आगरा में, सबसे अधिक वर्षा होती है गोरखपुर में, मार मृदा पाई जाती है झांसी में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंक्वाकार टीले आगरा में नहीं पाया जाता। शंक्वाकार टीले की अगर हम बात करें तो यह जो है बघेलखंड वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है। बघेलखंड वाले क्षेत्र में पाया जाता है मुख्य रूप से शंक्वाकार टीले। अन्य जो विकल्प हैं वो सभी सुमेलित हैं। साथियों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। ठीक है, वीडियो को शेयर करें क्योंकि और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस जो है इस प्रैक्टिस सेट्स में आप लोगों के सही हुए हैं और किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है गलत हुए हैं। तो अगर हो सकेगा तो उस सेक्शन या फिर से उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट या फिर से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसकी जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा 10-15 मिनट का, जिससे कि जो भी डाउट आप लोगों के हैं, जो फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस गलत होते हैं वो आगे ना हो। ठीक है, तो अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, और इसमें देखिए जो प्रैक्टिस सेट्स DIS द्वारा पब्लिश किया गया है इसमें मई 2023 से लेकर के और एग्ज़ाम तक के करंट अफेयर को लगभग मान कर चलिए कि 1.5 साल के करंट अफेयर को इसमें क्या किया गया, कवर किया गया। ठीक है, या कवर किया जाएगा। तो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इसमें आप लोगों को 25 से 30 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट्स में 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिससे साथ में जैसे GS के साथ साथ स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर वाला सेक्शन भी आप लोगों का कंप्लीट होगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों को जो बेस्ट मटेरियल है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें और अंततः आप लोगों का सिलेक्शन हो। ठीक है, बाकी आप लोगों के ऊपर है, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए अपने 100% के साथ और उसके साथ साथ जो है वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट देखिए, मई 2023 में इंडोनेशिया में संपन्न 42वें शिखर आसियान सम्मेलन में किस देश को संगठन का 11वां सदस्य के रूप में मान्यता दिया गया है? बोर्नियो, तिमोर लेस्टे, फिलीपींस या फिर तुवालू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिमोर लेस्टे को जो आसियान शिखर सम्मेलन है या कह सकते हैं कि आसियान है, इसका 11वें सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है। बी हो जाएगा। आयोजन कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में। क्रम क्या था? 42वां था। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, मई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के अस्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई थी? द्वारका गुजरात, मंगलौर कर्नाटक, कोच्चि केरल या फिर मुंबई महाराष्ट्र। इसका सही आंसर ऑप्शन है द्वारका गुजरात में जो है राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी गई है, द्वारका गुजरात में। मई 2023 में किस राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है? इसकी शुरुआत की जाएगी उत्तर प्रदेश में। और कहाँ कहाँ चलाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में यह जो चलाया जाएगा नोएडा फिल्म सिटी और जो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसके बीच में जो है, इन दोनों के मध्य में जो है चलाया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और यह भारत का पहला पॉड टैक्सी चलाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के पहले राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी? जयपुर, पुणे, जबलपुर या फिर कानपुर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है जयपुर में। जयपुर में। मई 2023 में छठे हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? ढाका, बांग्लादेश, माले मालदीव, नैरोबी केन्या या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, छठे हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन मई 2023 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। मई 2023 में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है कहाँ पे हुआ था? लंदन यूके, न्यूयॉर्क अमेरिका, दुबई UAE, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन यूके में जो है इसका आयोजन किया गया था। मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन तुर्की देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं? वो हैं रेसेप तैयब एर्दोगान। और यह जो है यहाँ के लगातार तीसरी बार जो है तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं और इनका कार्यकाल 2028 तक रहे, 2028 तक। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है वो है समझौते से जैव विविधता से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण करना, ऑप्शन बी। मई 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री
किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पापुआ न्यू गिनी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। तो ये जो है वो सही हो जाएगा। मई 2023 में 61वां वैश्विक सुपर कंप्यूटर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? पेरिस में, मुंबई, हैम्बर्ग, ओटावा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हैम्बर्ग जर्मनी में जो है 61वें वैश्विक सुपर कंप्यूटर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था, हैम्बर्ग जर्मनी में। मई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? यह दिया गया था दामोदर मावजे को। मई 2023 में कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ का जीआई टैग प्रदान किया गया है। कांगड़ा चाय मुख्य रूप से किस राज्य की एक किस्म है? उत्तराखंड, हिमाचल, असम, अरुणाचल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश का यह उत्पाद है। हिमाचल प्रदेश का उत्पाद है जिसे यूरोपीय संघ द्वारा जीआई टैग दिया गया है। मई 2023 में फ्रांस के गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 2023 के लिए जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्कोर प्राप्त है? भारत जो है 161वें नंबर पे है। भारत 161वें नंबर पे है और इसमें जो है पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर की अगर हम बात करें, नॉर्वे पहले नंबर पे है और भारत 161वें नंबर पे है। ठीक है, नॉर्वे पहले नंबर पे है और भारत जो है वो 161वें नंबर पे है। मई 2023 में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हिरोशिमा जापान में किया गया था। 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 कहाँ पे किया गया है? 50वां G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है इटली में किया गया है। याद रखिएगा किस नंबर का था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? रणनीत कौर अध्यक्ष हुई हैं किसकी? CCI की। प्रवीण सूद निदेशक हुए हैं CBI के। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है डी, सभी विकल्प सही हैं। मई 2023 में प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? यह है कनाडा, ऑप्शन सी। मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। मई 2023 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई? आजमगढ़, ललितपुर, सोनभद्र, नोएडा। देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की जो स्थापना है वह ललितपुर में की जाएगी। कहाँ पे? ललितपुर में। मई 2023 में भारतीय नौसेना की जो कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 की जो छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है उसका नाम क्या है? जिसका हाल ही में समुद्री परीक्षण के लिए जलावतरण किया गया था, वो जो है आपकी वांगसीर है। ठीक है, जिसका निर्माण किसके अंतर्गत किया गया? प्रोजेक्ट 75 के तहत, और इसके अंतर्गत यह अंतिम अर्थात छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। मई 2023 में जीनोमिक्स की शक्ति के माध्यम से लोगों की रक्षा करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूरोपीय संघ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा। मई 2023 में भारतीय वायुसेना द्वारा किस विमान के दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके उड़ान को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है? सुखोई 30 MKI, MiG-21 तेजस या ध्रुव 30 MKI। MiG-21 के उड़ान को रोक दिया गया है, बी। मई 2023 में टाइम शेल्टर उपन्यास को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जॉर्ज गोस्पोडिनो, ऑप्शन बी, जॉर्ज गोस्पोडिनो। मई 2023 में निम्नलिखित एयरलाइंसों में से कौन एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF का इस्तेमाल करके विमान का वाणिज्यिक घरेलू उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय एयरलाइंस बन गया है? यह है एयर विस्तारा। मई 2023 में भारतीय मूल के निम्नलिखित व्यक्ति में से कौन किसे जो है ऑस्ट्रेलिया के सिटी ऑफ पारमट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं? वो हैं समीर पांडे हैं। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। मई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य क्षेत्र संशोधन अध्यादेश 2023 को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन के उद्देश्य से प्रख्यापित किया गया। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? इस प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दिया करें
और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दिया करें। और कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं, किस सेक्शन में आपने अच्छा परफॉर्म किया है। जिस क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं जिस सेक्शन से, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं या फिर से जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसके वीडियो जो है जो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा मुश्किल से 15-20 मिनट का। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।